हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे जैसा देखिए, मैं पिछली क्लास में आपको जीवाणु के पोषण के बारे में बता रहा था। मैंने कहा था दो प्रकार था। पहला था क्या, समपोषी पोषण। हमने पिछली क्लास में समपोषी पोषण सीखा। आज हमें सीखना है विषमपोषी पोषण। याद रखेंगे, विषमपोषी का मतलब है अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। कैसे? देखिए, इसमें तीन तरीका है। क्लियर है? पहले को हम बोलते हैं बच्चे परजीवी। परजीवी, पैरासाइटिक। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब ये जो परजीवी है, पैरासाइटिक है, इसका मतलब क्या है? एक जीवाणु दूसरे जीवाणु पर आश्रित होते हैं। इसमें क्या है बच्चे? इसमें यह कहा गया है कि जो पैरासाइटिक है, इसमें यह देखा जा रहा है कि कोई भी जो जीवाणु है वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। क्लियर है? तो परजीवी में हमने देखा कि एक जीवाणु दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। दूसरे जीव पर क्या होते हैं बच्चे? आश्रित होते हैं। क्लियर है? तो एकदम आप इसे याद रखिए, क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात भी हमें सीखना है। हमने ये देखा कि जो परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, इसमें कोई जीवाणु दूसरे जीव पर क्या होता है? आश्रित होता है। तो बच्चे अगर दूसरे जीव पर आश्रित होगा तो क्या दूसरे जीव को प्रभावित नहीं करेगा? निश्चित प्रभावित करेगा। तो याद लिखिएगा बच्चे, इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो परजीवी होते हैं वो रोग कारक होते हैं। परजीवी क्या होते हैं बच्चे? रोग कारक होते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे जीव पर आश्रित रहने के कारण ये रोग को भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए बच्चे जो परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, ये क्या करते हैं? रोग के कारक होते हैं, रोग को जन्म देते हैं। अच्छा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे माइकोबैक्टीरियम, एग्जाम्पल्स जरूर याद रखेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि परजीवी में एक जीवाणु अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, इसके कारण ये रोग कारक होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है बच्चे? माइकोबैक्टीरियम। क्लियर है? ओके। अब देखिए, परजीवी के बाद जो दूसरा है, क्लियर है बच्चे? तो एक को है बच्चे सहजीवी। परजीवी के बाद अब क्या है? सहजीवी, सिम्बायोटिक। क्लियर है? तो बच्चे अब हमें यह समझना है कि चलिए, परजीवी में तो हमने देख लिया कि एक जीव जो है दूसरे जीव पर आश्रित है और उसी से क्या कर रहा है? अपने भोजन की प्राप्ति कर रहा है। लेकिन जो सहजीव संबंध है, जिसको हम बच्चे सिम्बायोटिक कहते हैं, क्लियर है? अब इसमें क्या है? तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है बच्चे कि एक जीवाणु अन्य जीव के शरीर में रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है। देखिए, सहजीवी में क्या है बच्चे? सहजीवी में यह है कि जो भी जीवाणु है बच्चे, इसमें क्या होता है कि एक जीवाणु दूसरे जीव के शरीर में रहकर, दूसरे जीव के शरीर में रहकर, दूसरे जीव के शरीर में रहकर भोजन की प्राप्ति करता है। दूसरे के शरीर में रहकर क्या करता है? बच्चे भोजन की प्राप्ति करता है। लेकिन जिस तरह ये रोग कारक होते हैं, क्या इसमें भी रोग कारक है या इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं? तो बच्चे इसमें एक बात आप लोगों को याद रखना है, इसमें नुकसान नहीं पहुंचाते। क्लियर है? यानी हमने ये देखा कि इसमें कोई तरह का भी नुकसान नहीं होता सहजीवी में, क्योंकि बच्चे सहजीवी का मतलब क्या है? एक दूसरे पर निर्भर होकर जीना। तो एक जीवाणु दूसरे जीव के शरीर में रहकर भोजन की प्राप्ति करता है बच्चे, इसलिए वो इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो उसके शरीर पर ही निर्भर है, उसी के शरीर से भोजन मिल रहा है। तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि जो सहजीवी कैरेक्टर के जीवाणु होते हैं वो रोग कारक भी नहीं होते, और रोग कारक नहीं होते बच्चे, और वो किसी तरीके का क्या करते हैं? नुकसान भी नहीं पहुंचाते। स्पष्ट है? अच्छा, अब देखिए अगला क्या है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक
फाइटिक। क्लियर है? यहां इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक बात क्लियर कीजिएगा कि मैं इंग्लिश में टर्म्स का यूज करूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी चीजों को सहज रूप से समझ पाए, और लैंग्वेज बच्चे अगर लैंग्वेज मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे मैंने अभी आपको सहजीवी का एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो मैं आपको यहां पर सहजीवी का एग्जाम्पल दे देता हूं बच्चे। जैसे यहां छूट गया था, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे राइजोबियम, जैसे राइजोबियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे क्या है बच्चे? राइजोबियम। यानी जो राइजोबियम है वो एक तरह का कैसा जीवाणु है? सहजीवी जीवाणु है जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। देखिए, अगला पोषण है हमारा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक कहते हैं। अब जो मृतोपजीवी है बच्चे, ये क्या करते हैं? जीवाणु मृत अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं बच्चे? मृत अवशेषों से, मतलब मरे हुए चीज, बचे कुचे चीजों से। ठीक है, तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो मरे हुए चीजों से, मृत अवशेषों से भोजन की प्राप्ति करते हैं, से भोजन लेते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि मृतोपजीवी की खूबी क्या है? सैप्रोफाइटिक की ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डेड मटेरियल से, मरे हुए चीजों से बचे, जो डेड मैटर्स होते हैं, डेड सब्सटेंसेस होते हैं, उससे क्या करते हैं? ये अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो हमें ये देखना है कि मृतोपजीवी का एग्जाम्पल कौन है। तो बच्चे याद रखना है लैक्टोबैसिलस। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। क्लियर है? तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल ही पूछ देते हैं आपसे। तो यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। आपने देखा कि जीवाणुओं के पोषण में जो 3 तरह के पोषण है, तो विषम पोषी में हमने 2 तरह के पोषण है। विषम पोषी में हमने क्या देखा? परजीवी जो दूसरे जीव पर आश्रित है, जैसे माइकोबैक्टीरियम, पर ये रोग कारक नहीं है। दूसरा देखिए बच्चे, सहजीवी, सिम्बायोटिक। इसमें जीवाणु क्या है कि दूसरे जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे राइजोबियम। और फिर है मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में बैक्टीरिया क्या करते हैं? डेड चीजों पर निर्भर रहते हैं और उसी से अपना भोजन लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए अब यहां तक तो हमने सीख लिया कि जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है। अब जरा देखते हैं बच्चे कि जीवाणुओं के लाभ क्या क्या है। याद रखिए, हमें जीवाणुओं के लाभ और हानि को भी सीखना है। तो देखिए, ऐसे ही वो प्रश्न पूछते हैं, कभी लाभ से पूछेंगे, कभी हानि से पूछेंगे, क्योंकि ये चीजें इंटरमिक्स होती हैं, एक दूसरे में मिक्स होती है। तो जब हम चीजों को एकदम क्लियरली पढ़ लेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बच्चे, अब देखते हैं कि जीवाणु से हमें क्या प्रॉफिट है, हमें क्या लाभ है। तो पहले मैं जीवाणुओं से लाभ आपको बताऊंगा, हम पहले जीवाणुओं से प्रॉफिट को जानेंगे कि हमें जीवाणुओं से क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज लिखते चलूंगा। सभी बच्चे आप अच्छे से नोट्स बनाइए और चीजों को याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो भूमि होती है, भूमि का मतलब क्या है बच्चे? सॉइल, मिट्टी। क्लियर है? यहां देखिए, ये सॉइल की उर्वरता, सॉइल की क्या बच्चे? उर्वरता। उर्वरता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला एक बात सभी लोग याद रखिएगा कि ये जीवाणुओं की खूबी है कि जो जीवाणु है वो भूमि की यानी मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं? तो बच्चे, एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो दलहनी फसल के जड़ों के गांठ में पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्या बच्चे, राइजोबियम जो जीवाणु है, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था कि राइजोबियम क्या होता है बच्चे? दलहनी पौधे। देखिए, दलहनी पौधे का मतलब है जो दाल वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ों में, यानी जो उनके रूट्स हैं बच्चे, जड़ यानी कि उनके रूट्स में, ठीक है, जड़ों की गांठ में पाया जाता है। जड़ों की गांठ में क्या होता है बच्चे? पाया जाता है।
अब ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे बढ़ाता है, तो ये क्या करता है बच्चे कि वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है बच्चे कि जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, देख रहे हैं N2, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रेट में बदलता है। पूरी बात समझ में आ गई। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखना है कि जो जीवाणु है वो मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है बच्चे, ये जो दलहन वाले पौधे होते हैं जिससे हम दाल बनाते हैं बच्चे, तो ये जो दलहनी वाले जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठ में ये पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चे। और ये वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा नाइट्रोजन है उसको किस में चेंज कर देते हैं, उसको नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। तभी जाकर बच्चे मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए, पहली खूबी बताया, अब दूसरी खूबी क्या है बच्चे, दूध से ये क्या बना देते हैं, दही बना देते हैं। देखिए दूध से दही बनाते हैं, दूध से क्या करते हैं बच्चे, दही बनाते हैं। लेकिन कैसे, आज देखिए इस बात को भी सीखते हैं कि ये हम हमेशा ये चीजें पढ़ते हैं कि जीवाणु ही दूध से क्या करते हैं, दही बना देते हैं, पर बच्चे कभी कभी प्रश्न आता है वो प्रक्रिया क्या है। तो याद रखिएगा बच्चे कैसे बनता है, तो लैक्टोबैसिलस दूध में पाए जाने वाले, देखिए बच्चे कैसे बनता है, तो एक जीवाणु है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो देखिए लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, जीवाणु दूध में पाए जाने वाले, यहां केयर कीजिएगा बच्चे, बहुत इजी है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है दूध में पाए जाने वाले बच्चे कैसीन नामक प्रोटीन, कैसीन, ठीक है बच्चे, भूलेंगे नहीं, कैसीन नामक प्रोटीन की बूंदों को, प्रोटीन की बूंदों को, फिर से सीखिए कि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध में पाए जाने वाली जो प्रोटीन की बूंदें हैं उनको जमा कर देते हैं बच्चे। प्रोटीन की बूंदों को, ड्रॉप्स को क्या करते हैं, जमा करके दही बना देते हैं, जमा करके ही क्या करते हैं बच्चे, दही बनाते हैं। तो देखिए ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है बच्चे, जो मिल्क में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, क्या नाम का बच्चे प्रोटीन होता है, कैसीन। देखिए मैं यहां इसकी इंग्लिश लिख देता हूं, ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। तो कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है बच्चे, क्या होता है, प्रोटीन। वो प्रोटीन बूंदों के रूप में दूध में होता है, हमें नहीं दिखती। तो ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ये बूंदों को इकट्ठा करेगा और जैसे जमा करेगा तो वो दही की तरह ठोस नजर आने लगती है। तो याद रखिएगा बच्चे कि कैसे जीवाणु दूध से दही बनाते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो दूध में पाए जाने वाले कैसीन नाम की प्रोटीन की बूंद, यानी कैसीन बच्चे वो प्रोटीन ही है, क्लियर है। तो प्रोटीन की बूंदों को जमा करते हैं और जमा करके क्या बना देते हैं, उसका दही बनाते हैं। चलिए यहां तक आप समझ गए। अच्छा आगे बढ़ते, देखिए एक एक लाभ को सीखेंगे बच्चे। कोई भी प्रश्न जो है हमारे एग्जामिनेशन हॉल में हमारे नोट से बाहर ना जाए। चलिए एक और है बच्चे, अब क्या है, सिरका के निर्माण में, किसके निर्माण में बच्चे, सिरका, जिसको आप विनेगर कहते हैं, क्या कहते हैं, विनेगर के निर्माण में। अब ये भी देखेंगे कि भाई सिरका का भी निर्माण कैसे होता है, एक एक चीज को सीखना है बच्चे, क्लियर है। अच्छा अब देखिए कैसे सिरका का निर्माण करती है जीवाणु। तो याद रखिएगा कि जीवाणु क्या करती है, शर्करा घोल का, किसका बच्चे, शर्करा घोल का। देखिए कैसे, सीखिए, शर्करा घोल। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि शर्करा घोल क्या मतलब, बच्चे शर्करा का मतलब है शुगर और घोल का मतलब है शुगर का जो सॉल्यूशन है, ठीक है। शर्करा का मतलब है बच्चे चीनी, शर्करा को हम क्या बोलते हैं, चीनी, यानी शुगर का जो घोल है। तो ये शर्करा के घोल का क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। शर्करा घोल का किण्वन, प्रक्रिया का क्या नाम है बच्चे, किण्वन। और किण्वन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो भूलेंगे नहीं कि चीनी के घोल का किण्वन, ठीक है बच्चे, फर्मेंटेशन करके क्या करते हैं
कि जो जीवाणु फर्मेंटेशन करते हैं उनका नाम है एसेटोबैक्टर एसेटी। क्लियर है? तो देखिए, शर्करा घोल का किण्वन करके एसीटोबैक्टर। क्लियर है बच्चे? देखिए, नाम नहीं भूलिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोलूं, शर्करा घोल का किण्वन करके कौन सा बैक्टीरिया किण्वन करता है बच्चे? एसेटोबैक्टर एसेटी। एसेटोबैक्टर एसीटी। क्लियर है? एसेटोबैक्टर एसीटी सिरका में बदल देते हैं, सिरका में बदल देते हैं। बच्चे सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं। आईएएस हो या क्लर्क हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो याद रखना है कि सिरका का कैसे निर्माण होता है। तो बच्चे, एक शुगर का घोल होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, उसका किण्वन करता है फर्मेंटेशन, और जिस बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है बच्चे? देखिए, इंग्लिश हिंदी यही है, एसेटोबैक्टर एसीटी। एसेटोबैक्टर एसीटी। तो ये जो एसेटोबैक्टर एसीटी जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ही क्या कर देता है बच्चे कि उस शुगर के घोल को ही क्या करता है? सिरका में बदल देता है। तो याद रखिएगा कि जीवाणु उर्वरता भी बढ़ा रही है, दूध से दही भी बना रही है, और हमें क्या है? विनेगर भी दे रही है, यानी कि सिरका भी दे रही है। यहां तक तो समझ में आया? अच्छा, और देखिए और क्या करती है बच्चे, याद रखिएगा कि तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाया जाता है इसी से, जीवाणु से। ठीक है बच्चे? देखिए कैसे, तंबाकू की पत्ती में जो टोबैको होती है बच्चे, ठीक है, यहां देखिए टोबैको, तंबाकू की पत्ती में, यानी टोबैको की जो लीफ होती है बच्चे, ठीक है, पत्ती में स्वाद और उसका सुगंध, टेस्ट और स्मेल। क्लियर है बच्चे? स्वाद और सुगंध बढ़ाने में, यानी जो टोबैको की लिप्स होती हैं, टोबैको की जो लिप्स हैं बच्चे, उसके टेस्ट को और स्मेल को अगर बढ़ाना है तो वो भी हम किससे बढ़वाते हैं? वो भी जीवाणु से बढ़वाते हैं। और जीवाणु का क्या नाम है बच्चे? तो जीवाणु का नाम है मेगाथेनियम माइकोकोकस। देखिए, भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसी से क्या कर देते हैं कि तंबाकू की पत्ती का भी टेस्ट बढ़वा देते हैं। बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस, बैसिलस मेगाथेनियम। देखिए, जीवाणु का क्या नाम है बच्चे? यहां सभी लोग देखिए, बैसिलस मेगाथेनियम कोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, यही है बच्चे, बैसिलस मेगाथेरियम कोकस, बैसिलस मेगाथेरियम कोकस। तो ये जो बैसिलस मेगाथेरियम जो कोकस बच्चे बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया क्या करता है बच्चे कि तंबाकू की पत्ती में उसके स्वाद और सुगंध को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसिलस मेगाथेनियम कोकस, बैसिलस मेगाथेनियम कोकस। ठीक है, लिख लिए बच्चे? चलिए मैं मिटाऊं इसे। अब देखते हैं और जीवाणु के क्या क्या फायदे हैं जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बच्चे, चाय की पत्ती को बचाने में, उसकी क्यूरिंग में भी बच्चे हम जीवाणु का ही प्रयोग करते हैं। और देखते हैं चाय की खपत कितनी ज्यादा है हमारे देश में, चाहे विश्व स्तर पर भी। चलिए यहां सभी बच्चे याद रखेंगे कि चाय की पत्ती के क्यूरिंग में, क्यूरिंग मतलब उसको बचाने में, ठीक है, जो जीवाणु है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ट्यूटीरियम। क्लियर है बच्चे? यहां देखिए, चाय की पत्ती, चाय की पत्ती के क्यूरिंग में, क्योर करने में बच्चे, चाय की पत्ती के क्यूरिंग में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? जीवाणु का प्रयोग करते हैं। और जीवाणु का क्या नाम है बच्चे? जो चाय की पत्ती का क्यूरिंग करता है उसका नाम है बच्चे, याद रखना है आपको, माइकोकोकस कैंडिसेंस, माइकोकोकस कैंडिसेंस। तो चाय की पत्ती के क्यूरिंग में माइकोकोकस कैंडिसेंस। क्लियर है? भूलेंगे नहीं, यही है वो जीवाणु, माइकोकोकस कैंडिसेंस। तो देखिए,
चाय की पत्ती के क्योरिंग में भी हम जिस जीवाणु का प्रयोग करते हैं जो बचाता है उसका नाम है माइकोकोकस कैंडिसेस। बच्चे इन चीजों को याद रखेंगे, यहाँ पे प्रश्न थोड़े रेयर हो जाते हैं, जो नहीं समझ में या नहीं जानकारी की वजह से हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। माइकोकोकस कैंडिसेस, चलिए यहां तक समझ लिया आपने। अच्छा बच्चे उसी तरह क्या होता है कि जो रेशे होते हैं, ठीक है, रेशे बच्चे जैसे जूट, पटसन और सन के रेशों को भी हम बचाते हैं। कैसे, यहां पे देखिएगा बच्चे, ठीक है, रेशों में क्या क्या बच्चे, जूट हो, पटसन हो या सन हो, ठीक है। जूट बेटा फाइबर, आप इसे क्या कह सकते हैं, फाइबर। रेशों को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रेशों के रेटिंग में प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है बच्चे, जिससे हम रेशे जो तैयार करते हैं उस तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेटिंग कहा जाता है। स्पष्ट है। तो याद रखिएगा कि रेशों के रेटिंग में भी हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। पर ये जीवाणु कौन होते हैं, याद रखेंगे बच्चे, ये जो जीवाणु हैं जल में पाए जाते हैं। समझ में आया। तो याद रखिएगा रेटिंग में जल में पाए जाने वाले जीवाणु, जल में पाए जाने वाले जीवाणु क्या नाम है बच्चे, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम द्वारा। स्पष्ट है। तो देखिए ये भूलिएगा नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। तो हमने देखा बच्चे कि किस तरीके से हम अगर रेशों की रेटिंग करते हैं, जैसे जूट हो, पटसन हो या सन हो, तो उसकी रेटिंग में हम जिस जीवाणु का प्रयोग करते हैं वो जीवाणु जल में पाया जाता है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। स्पष्ट है बच्चे। यही है आपका डियम ब्यूटीरियम द्वारा। यहां तक क्लियर है। अच्छा फिर याद रखना है लैक्टिक एसिड का भी हम इससे निर्माण करते हैं और औषधि के निर्माण में भी हम, और बैक्टीरिया का किस में प्रयोग करते हैं बच्चे, याद रखेंगे लैक्टिक एसिड का भी हम निर्माण करते हैं, और लैक्टिक एसिड के निर्माण के साथ साथ हम औषधि का भी निर्माण कर सकते हैं। औषधि का निर्माण, यानी कि औषधि का मतलब क्या होता है बच्चे, मेडिसिन के निर्माण में। स्पष्ट है। तो इन सब में हम बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको जीवाणु के जितने भी प्रॉफिट लिखवाए हैं, जितने भी लाभ लिखवाए हैं, ये सब आप याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और जनरली जो है यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बच्चे लाभ तो हमने सीख लिया, अब लाभ के बाद थोड़ी हानि भी सीख लें कि भाई इनके ड्रॉबैक क्या है, हमें क्या क्या लॉसेस हैं इनसे, वो भी सीखना है बच्चे, ठीक है। इनके नेगेटिव पॉइंट्स को भी सीख लेते हैं। अब चलते हैं जीवाणुओं के हानि पर, मतलब जीवाणुओं से हमें क्या क्या लॉस है। बच्चे एक बात याद रखिएगा कि पहले तो याद रखिएगा कि जीवाणु जो है भोजन को जहरीला भी बना देते हैं, लेकिन हमें पता करना है कि ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो भोजन को क्या करते हैं बच्चे, जहरीला बनाते हैं। तो याद रखिएगा क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक है बच्चे, क्लास्ट्रीडियम क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम, भोजन को जहरीला बनाते हैं, भोजन को
को जहरीला बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम ये ऐसे जीवाणु हैं बच्चे जो भोजन को क्या करते हैं, जहरीला करते हैं, तभी मौतें होती हैं। भूलिएगा नहीं, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम। स्पष्ट है? अच्छा, कुछ जीवाणु बच्चे नाइट्रेट को नाइट्रोजन में भी बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यह भी याद रखना है कि कुछ जीवाणु क्या करते हैं बच्चे कि जो नाइट्रेट हमें मिली थी वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। देख रहे हैं, उल्टा काम कर देते हैं। ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ये भी प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, यानी कुछ जीवाणु जो है वो नाइट्रेट को उल्टा फिर किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन में बदल देते हैं। क्योंकि बच्चे मैंने कहा था ना कि जीवाणु मिट्टी को उर्वरता देता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। लेकिन कुछ जीवाणु हैं जो उल्टा ही काम करेंगे, लॉस कर देंगे, यानी ये नाइट्रेट को क्या करेंगे, दोबारा नाइट्रोजन में बदल देंगे। तो हमें इस बात को भी जानना है कि कौन से ऐसे जीवाणु हैं बच्चे जो नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट को दोबारा नाइट्रोजन में बदल रहे हैं। और बच्चे ये जो जीवाणु है इनका नाम है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए बच्चे, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है? भूलेंगे नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो हमने देखा कि पहला जीवाणु जो है बच्चे क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये भोजन को जहरीला बना रहा है। और कुछ जीवाणु नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट को दोबारा नाइट्रोजन में बदल रहे हैं। उनका क्या नाम है, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब फिर ये भी देखिएगा, ये पौधों में रोग लगा देते हैं। याद रखेंगे, ये जो जीवाणु है ये क्या करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में बच्चे क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो हमें पता करना है कि पौधों में कौन कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं और कौन से जीवाणु। देखिए बच्चे, मानव में भी रोग करते हैं, लेकिन जब हम आपको मानव रोग जब हम पढ़ेंगे उसमें पूरी बात को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पौधे वाले को यहीं से करते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा कौन कौन से रोग हैं जो ये पौधों में क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, जैसे सीखते चलते हैं। जैसे बच्चे नींबू, देखिए नींबू का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो नींबू में कैंकर रोग होता है। नींबू नहीं होता बच्चे, लेमन। ठीक है, लेमन में कौन सा रोग होता है बच्चे, कैंकर रोग। अब हमें यह पता करना है कि जो लेमन है, नींबू में जो कैंकर रोग होता है, ये कौन सा बैक्टीरिया इसको डेवलप कर देता है बच्चे। ठीक है, तो उसका नाम है जैंथोमोनास सिट्री। जैंथोमोनास सिट्री, यहां देखिए बच्चे, जैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं कि ये जो जैंथोमोनास सिट्री है, जैंथोमोनास सिट्री, वो लेमन में, नींबू में कौन सा रोग उत्पन्न करता है बच्चे, वो उत्पन्न कर देता है कैंकर रोग। ये हमेशा देखिए पूछा जाता रहा है। उसी तरह बच्चे आलू का सैथिल रोग भी होता है। आलू का सैथिल रोग, आलू का सैथिल रोग। तो हमें ये अब पता करना है कि जो आलू में सैथिल रोग होता है, किस स्पष्ट है, तो ये जो आलू का सैथिल रोग है, आखिर ये कौन डेवलप कर रहा है बच्चे, इसको हम पोटैटो विल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोटैटो विल्ट। इस रोग को मैं यहां बता देता हूं आपको, इस रोग को हम बोलते हैं पोटैटो विल्ट। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां केयर करेंगे, पोटैटो विल्ट। अब ये पोटैटो विल्ट किससे होता है, तो याद रखना है बच्चे, ये होता है आपको स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम से। क्लियर है सभी बच्चे? नाम याद रखेंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने लिख दिया है स्यूडोमोनास, और बच्चे फिर इसके आगे आ जाएगा सोलेनिसिएरम, स्यूडोमोनास
सोलोनिसेयरम। इसलिए ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आ गया समझ में बच्चे? चलिए, तो सूडोमोनास सोलिसिनी जो येरम है बच्चे, सोलेनिसियरम, तो इनसे जो रोग हो रहा है यही है आलू का सैथिल रोग। देखिए ये सारे रोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर होता है बच्चे गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू, गेहूं का टुंडू रोग। तो ये जो गेहूं का टुंडू रोग है, हम इसे टुंडू ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं बच्चे? टुंडू। ये होता है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी से। कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। क्लियर है? देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को परेशानी नहीं होगी, मैंने इंग्लिश के नाम को ही हिंदी में लिखा है, आप तुरंत पढ़ लेंगे, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। तो गेहूं का टुंडू रोग किसमें है बच्चे? कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। यही जो जीवाणु है ये गेहूं में टुंडू रोग को क्या करता है? जन्म देता है। उसी तरह बच्चे एक होता है सेब का अग्नि निर्जा रोग। सेब में बच्चे एक रोग होता है, सेब में हम उसे कहते हैं अग्नि निर्जा। ये देखिए एक रोग है बच्चे जो सेब में होता है, एप्पल में होता है, हमने उसका क्या नाम दिया है? अग्नि निर्जा। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, यहां देखिए बच्चे, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। क्लियर है? तो ये जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ये जिस आपको बच्चे इससे होता है उसका नाम है इरविनिया। इरविनिया, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ये किससे होता है? इरविनिया जीवाणु से। क्लियर है? तो भूलेंगे नहीं, देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब का अग्नि निर्जा रोग, ये किस बैक्टीरिया से होता है? इरविनिया से होता है, जिसे आप इंग्लिश में फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल भी कहते हैं, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। क्लियर हो चुका है यहां पर? तो देखिए, अच्छा उसी तरह बच्चे चावल में एक रोग होती है जिसको हम बोलते हैं चावल का अंगमारी, ब्लाइट ऑफ राइस। चावल का अंगमारी रोग, यहां देखिए बच्चे, चावल का अंगमारी रोग, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइट ऑफ राइस। क्लियर है? तो ये भी हमें जानना है कि जो ब्लाइट ऑफ राइस है, यानी कि चावल का अंगमारी रोग, ये किससे होता है? ये होता है बच्चे जेंथोमोनास ओराइजी। जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी। बोलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चावल में जो अंगमारी रोग है वो किससे हो रहा है? जेंथोमोनास ओराइजी से, जिसे हम ब्लाइट ऑफ राइस कहते हैं, ब्लाइट ऑफ राइस। ये सब बैक्टीरिया है बच्चे जो कि हम देख रहे हैं कि पौधों में क्या करता है, ये ऐसे रोगों को उत्पन्न कर देता है जिससे फसल जो है पूरी खराब हो जाती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए मैं मिटा दूं, यहां तक सीख लिया आपने। अच्छा एक और पौधे में एक और रोग है बच्चे, जरा उसको भी आप जान लें, ताकि देखिए यहां से प्रश्न पूछते हैं वो जनरली। तो अब जैसे आपने सीख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होगी, बस जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से नोट्स बनाते चलिए बच्चे, सब याद हो जाएगा। फलों में एक क्राउन गॉल रोग होता है बच्चे। फलों में क्या होता है? क्राउन गॉल उसे कहते हैं। फलों में, फ्रूट्स में, फलों में क्राउन गॉल रोग। तो हमें यह जानना है कि जो फ्रूट्स में क्राउन गॉल रोग होता है वो किससे होता है? वो होता है बच्चे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। क्लियर है? फिर से याद रखिएगा कि फलों में क्राउन गॉल रोग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, ट्यूमेफिशियंस,
फिशियंस। क्लियर है? तो इसे भी याद रखना है कि फलों में क्राउन गॉल जो रोग है वो किससे हो रहा है? एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस से। यहां तक क्लियर हो चुका आप लोगों को बच्चे? चलिए अच्छा अब देखते हैं कि पशुओं में ये कौन सा रोग पैदा करता है। यहां हमने पौधों के रोग को तो सीख लिया, अब जरा देखते हैं कि पशुओं में भी कौन सा रोग ये पैदा करता है। याद रखेंगे कि पशुओं में भी बैक्टीरिया के एक दो रोग हैं जो मैंने आपको पहले भी समझाया है। जरा इसको यहां पर हम हानि में भी लिख लेते हैं। ये देखिए अब ये पशुओं में भी कौन सा, देखिए बच्चे मानव में भी रोग उत्पन्न करेंगे, लेकिन जब हम मानव रोग पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे, अभी एक्स्ट्रा चीजें यहां कवर कर लेंगे। ठीक है? तो हमने देखा कि ये जो जीवाणु है ये पशुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखिए पशुओं में कौन सा रोग होता है? एक होता है बच्चे जानवरों का काला पैर रोग। जानवरों का काला पैर रोग, काला पैर रोग जिसको आप ब्लैक फुट रोग कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? ब्लैक फुट रोग, काला पैर रोग। अब देखिए ये किससे होता है? ये होता है क्लास्ट्रीडियम चौबेई से। क्लास्ट्रीडियम चौबेई से। यहां देखिए बच्चे क्लास्ट्रीडियम चौबेई, चौबेई। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि जानवरों में जो रोग ये पैदा कर रहे हैं, जानवरों में काला पैर रोग किस जीवाणु से? क्लास्ट्रीडियम चौबेई। ये जो क्लास्ट्रीडियम चौबेई यही है जानवरों में काला पैर रोग को उत्पन्न करता है। उसी तरह बच्चे भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग भी होता है। भेड़ में एंथ्रेक्स रोग, ये एंथ्रेक्स रोग भी किससे है? जीवाणुओं से है। तो इसके जीवाणु को क्या कहते हैं? बैसिलस एंथ्रेसेसिस। क्या है इसके जीवाणु का नाम बच्चे? बैसिलस एंथ्रेसेसिस। बैसिलस एंथ्रेसेसिस। तो भेड़ में एंथ्रेक्स रोग जिस बैक्टीरिया से हो रहा है उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसेसिस। चलिए बच्चे यहां हमने पूरे जीवाणु को बखूबी और अच्छे से सीख लिया। अब हम चलते हैं जीवाणुओं के एक खास वर्ग को सीखने के लिए जिसे हम नीले हरे शैवाल कहते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनो जीवाणु कहते हैं। तो बच्चे हमें साइनोबैक्टीरिया और साइनो जीवाणु को भी अच्छे से सीखना है, जिसे ही हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। स्पष्ट है? तो चलिए अब हम अपनी अगली हेडिंग देंगे। जीवाणु हमने अच्छे से सीख लिया, अब जीवाणु के एक और टाइप है उसको भी बड़े बखूबी सीख लिया जाए बच्चे, जिससे हम कहते हैं साइनो जीवाणु। क्या कहते हैं बच्चे? साइनो जीवाणु। स्पष्ट है? अच्छा, साइनो जीवाणु का ही एक और नाम है बच्चे, वो क्या नाम है? नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। क्या बच्चे? साइनोबैक्टीरिया। तो याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया को स्पेशलाइज्ड करके हमें सीखना है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया से भी प्रश्न होते हैं। तो जब हम इसे स्पेशलाइज करके सीख लेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। स्पष्ट है? मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहां पर, साइनोबैक्टीरिया, और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर हो चुका? चलिए तो जरा साइनो जीवाणु नीले हरे शैवाल को सीखिए, और देखिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया क्योंकि ये वाकई इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चे? चलिए पहले एक बात याद रखिएगा कि नीले हरे शैवालों को यानी साइनोबैक्टीरिया को इस पृथ्वी का सबसे सफल जीवधारी माना गया है। याद रखना है, यह पृथ्वी का सफलतम, सफलतम का मतलब बच्चे द मोस्ट सक्सेसफुल, यह पृथ्वी का द मोस्ट सक्सेसफुल, सफलतम जीवधारियों का समूह है, लिविंग क्रिएचर्स है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी द मोस्ट सक्सेसफुल लिविंग क्रिएचर इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया ऑफ द अर्थ। तो यह पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का क्या है? समूह है। सभी बच्चे याद रखिएगा
कि जो साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल है उन्हें हम पृथ्वी का सबसे सफल जीवधारियों का क्या कहते हैं बच्चे, समूह कहते हैं। और याद रखिए ये कहां मिलेंगे, तो जहां भी ऑक्सीजन उत्पादक जीवधारी होंगे वहीं पर ये मिल जाएंगे। याद रखना है बच्चे, ये ऑक्सीजन उत्पादक यानी जो भी जीव ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, तो बच्चे ऑक्सीजन का उत्पादन तो पेड़ पौधे करते हैं, यानी ये सभी पेड़ पौधों में मिल जाएगा। यही बात हो गई। तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन उत्पादक संश्लेषी जीवधारी, संश्लेषी जो बच्चे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर जो सिंथेसिस वाले जीव होते हैं के स्थल पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन उत्पादक संश्लेषी जीवधारियों के स्थल पर पाया जाता है, जीवधारियों के स्थल पर पाया जाता है। पूरी बात समझ में आ गई। तो ये ऑक्सीजन उत्पादक संश्लेषी जीवधारी यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर सिंथेसिस लिविंग, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर सिंथेसिस लिविंग जहां भी मिलेंगे वहीं पर आपको क्या मिलेगा बच्चे, ये साइनो जीवाणु भी मिल जाएगा। अच्छा, फिर याद रखिएगा ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवाणु है, यानी ये दोनों है बच्चे, क्लियर है। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवाणु है। तो इस बात को भी याद रखना है आपको कि जो साइनोबैक्टीरिया है बच्चे, ये एक कोशिकीय भी है और ये क्या है, बहुकोशिकीय जीवाणु भी है। तो देख सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया की खूबी है कि इसमें एक कोशिका वाले भी हैं, बहुकोशिका भी हैं, यानी यूनिसेलुलर भी हैं बच्चे, मल्टीसेलुलर भी हैं, और ये जहां भी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर लोग होंगे वहां पे ये रहेगा। अच्छा, और इसे ही हमने क्या कहा है, इस पृथ्वी का सबसे सफल जीवधारियों का बच्चे इन्हें समूह माना गया है, यानी इनसे ज्यादा सफल इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। अच्छा, फिर याद रखना है इनमें बच्चे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फिर याद रखना है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मैंने आपको समझा दिया बच्चे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, मैंने पहले ही समझा दिया है कि ये क्लोरोफिल जो है पौधों वाली क्लोरोफिल की तरह नहीं होती, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, मैंने आपको समझा दिया है। तो याद रखिएगा इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चे इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल की खूबी है कि इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है जो दूसरे पौधों की तरह नहीं होता। तो इस क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है बच्चे, ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं और इससे ये क्या करते हैं बच्चे, अपने भोजन को तैयार करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन जल से लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे कि अगर इन्हें हाइड्रोजन भी तो चाहिए, H2O में होता है ना बच्चे हाइड्रोजन, तो याद रखना है ये हाइड्रोजन किससे लेते हैं, जल से लेते हैं। इन्हें हाइड्रोजन जल से मिलता है, तभी ये अपने भोजन को भी क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। चलिए यहां तक तो सीख लिया, अब थोड़ा इनके लक्षण की बात की जाए। जरा एक दो लक्षण है बच्चे वो भी जान लिया जाए कि इनके लक्षण क्या है, यानी कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है, लक्षण मतलब बच्चे क्या होता है, कैरेक्टर्स। तो याद रखिएगा कि इनमें बच्चे पहले तो ये जलीय स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे, ये जलीय मतलब जल में मिलेंगे, ये जलीय और स्वपोषी होते हैं, यानी कि हम इन्हें कहते हैं इक्वाटिक। क्या बच्चे, ये जलीय स्वपोषी होते हैं, यानी ये इक्वाटिक होते हैं, पानी में होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के कारण ये अपना जो भोजन है वो क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। तो याद रखना है कि ये जलीय होते हैं बच्चे, यानी हम कह सकते हैं कि ये जलीय स्वपोषी होते हैं। अच्छा, इनकी कोशिका भित्ति में यानी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। फिर याद रखना है कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को हम बोलते हैं बच्चे सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। देखिए ये मैंने सब बता दिया है, तो आप रिवीजन करते रहेंगे। इनकी कोशिका भित्ति में
सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज पाया जाता है। क्लियर है? तो ये भी याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसमें क्या मिल रहा है, उसमें बच्चे सेलुलोज पाया जाता है। अच्छा, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, ठीक है, इसमें जो जनन होता है बच्चे वो नॉन सेक्सुअल होता है, और लैंगिक जनन वो भी एकानिट के द्वारा होता है। याद रखिएगा, इनमें एकानिट, ये इनके पार्ट हैं बच्चे, एकानिट से अलैंगिक अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन होता है। क्लियर है बच्चे? तो इस बात को भी याद रखिएगा कि इनमें जो जनन है वो क्या है, नॉन सेक्सुअल है, अनसेक्सुअल है, और वो किससे होता है, एकानिट से होता है। एक पार्ट है बच्चे इनके बॉडी में, हम एकानिट कहते हैं, उस एकानिट से ही क्या है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है, पर वो रिप्रोडक्शन बच्चे सेक्सुअल नहीं होता, वो अनसेक्सुअल होता है, जिसको आप नॉन सेक्सुअल कह देते हैं। क्लियर हो चुका है यहाँ पर? अच्छा, फिर आगे हम इसको और सीखते हैं बच्चे। तो फिर हमें इस बात को भी याद रखना है, ये तो हमने इसके लक्षण को जो था सीखा था। अच्छा, फिर याद रखना है इनमें आनुवांशिक इकाई के रूप में डीएनए होता है। अगर पूछा जाए कि इनमें जो हेरिडिटरी क्या होता है, तो हेरिडिटरी यूनिट के रूप में बच्चे इनमें सिर्फ डीएनए होता है। याद रखेंगे, आनुवांशिक इकाई के रूप में, आनुवांशिक इकाई, आप आनुवांशिक इकाई को हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आनुवांशिक इकाई यूनिट के रूप में डीएनए होता है। ये बात को याद रखना है कि इनमें जो हेरिडिटरी यूनिट है, यानी जो इनकी आनुवांशिक इकाई है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाएगी, वो क्या होता है, इनमें डीएनए होता है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, फिर याद रखना है कि कुछ साइनोजीवानी मिट्टी में नाइट्रोजन भी स्थिरीकरण करते हैं। यानी साइनोजीवाणु की ये भी खूबी है बच्चे कि ये मिट्टी में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। तो थोड़ा हम जान लें कि कौन है, कौन साइनोजीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हो सकता है बच्चे आपसे यही पूछ दे कि बताओ ऐसा कौन सा साइनोजीवाणु है जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो बच्चे उसका नाम है नॉस्टॉक। और देखिए, नॉस्टॉक का प्रश्न आया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे। याद रखना है कि कुछ नॉस्टॉक जो साइनोजीवाणु है, देखिए मैं नाम लिख देता हूं उसका, नॉस्टॉक, ठीक है। तो नॉस्टॉक जो है बच्चे साइनोजीवाणु, ये देखिए नॉस्टॉक साइनोजीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिक्सेशन बच्चे, स्थिरीकरण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिक्सेशन करता है। तो याद रखना है ये नॉस्टॉक बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉस्टॉक जो साइनोजीवाणु है बच्चे, ये क्या करता है कि जो मिट्टी है उस मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। स्पष्ट है? अच्छा, और एक चीज खूबी, इसकी खूबी क्या है, ये गंधकीय वातावरण में भी जीवित रहता है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। गंधकीय वातावरण, गंधकीय वातावरण मतलब जहां सल्फर हो, क्लियर है? तो भूलेंगे नहीं कि ये गंधकीय वातावरण में भी जीवित रहता है, में भी जीवित रहता है। यानी जहां पर बच्चे सल्फर हो, उस सल्फर के एटमॉस्फेयर में भी देखा गया है कि ये क्या करता है, जीवित रहता है। ये साइनोजीवाणु की खूबी है, भूलेंगे नहीं कि सल्फर के वातावरण में भी साइनोजीवाणु जो है बच्चे वो खुद को क्या रख सकता है, जीवित रख सकता है। स्पष्ट है? अच्छा, चलिए अब जरा इसके महत्व की बात करें कि आखिर इसका महत्व क्या है। याद रखेंगे, महत्व इसका, इंपॉर्टेंस भी हमें जानना है बच्चे। ऐसे हम बेवजह किसी चीज को नहीं कवर करेंगे, हमें सबको अच्छे से कवर करना है कि आखिर इनका महत्व क्या है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए, यहां हमने साइनोजीवानी की सारी चीजों को सीखा, अब हमें इसके महत्व को देखना है। पूरी बात समझ में आ चुकी? थैंक यू क्लास।